नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द होप में। तो दोस्तों, आपका भी अगर सपना है इस बार पुलिस की वर्दी पहनने का, तो उसके लिए आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा। और रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या है कि 70 से 80 मार्क्स लाने होंगे। और ये मार्क्स आपको क्या है कि बिना तैयारी के तो मिल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उत्तराखंड, GS और हिंदी में आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। और उसके लिए आपको मेरे चैनल द होप के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और भर्ती संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल द होप के साथ जुड़ा रहना है, यानी कि नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि पुलिस भर्ती 2009 के एग्जाम में आए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि है वह चांद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता। इस वाक्य में चांद जैसा मुखड़ा क्या है? ए संज्ञा पदबंध, बी विशेष पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध और डी सर्वनाम पदबंध। तो इसका सही आंसर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, और दोस्तों आपको यहाँ पर केवल आंसर को रटना नहीं है, उसको डीपली जाकर भी समझना है। तो यहाँ पर पदबंध होता क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो पदबंध दो या दो से अधिक पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं, यानी कि दो पदों के योग को पदबंध कहा जाता है। और यहाँ पर पद होते क्या हैं? तो जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है, यह एक पद है, और मेरा भाई राम पढ़ रहा है, यह एक पदबंध है जो कि संज्ञा पदबंध है। और हाँ दोस्तों, पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां जो कि अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस वाक्य में चांद जैसा मुखड़ा क्या है? तो यहाँ पर चांद जैसा मुखड़ा किसी की विशेषता बता रहा है। तो इस वाक्य में जो पदबंध आएगा वो विशेष पदबंध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की विशेषता को दर्शाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है बी विशेष पदबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में करना। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमसे वो है हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अशुद्ध वाक्य में जो अशुद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली तो पद संबंधी और दूसरी पदक्रम संबंधी। और जो दोस्तों पद संबंधी गलतियां होती हैं वो होती है लिंग, वचन, विशेषण या सर्वनाम में। और दूसरी जो गलती होती है वो है पद क्रम संबंधी, यानी कि वाक्य में कौन सा पद कहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको ए और सी इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ए जो कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और सी जो कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो पूछते हैं और करते हैं में डिफरेंस है। पूछते हैं यानी कि जब किसी को उसका उत्तर पता ना हो तो उस समय पूछते हैं लगाएंगे, और जब उसका उत्तर पता होता है तो वहाँ पर प्रश्न करते हैं लगाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर शिक्षक की जगह विद्यार्थी होता तो इसमें ए जो कि पहला ऑप्शन है वो वाक्य का शुद्ध रूप होता। तो होप अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर सी जो है वो एक वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इसी तरह यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है जो कि है शायद वह अवश्य जाएगा, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ए वह अवश्य जाएगा, बी वह शायद अवश्य जाएगा, सी वह अवश्य शायद जाएगा, डी वह शायद जाएगा अवश्य। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है बी, सी और डी, इसमें जो अशुद्धि है वो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर है वह अवश्य जाएगा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में, जो कि सेम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप बताना है। तो सवाल नंबर 4 है इस कथा की क्या रहस्य है? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसमें ऑप्शन ए है इस कथा की क्या रहस्य है, बी है इस कथा का क्या रहस्य है, सी इसकी कथा रहस्य क्या है, और डी है इस कथा में रहस्य क्या है। तो इसका सही आंसर है बी इस कथा का क्या रहस्य है, जो कि काफी सिंपल और इजी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए अशोक, बी नीम, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी वट। तो इसका जो आंसर है वो है वट वृक्ष, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया था? तो शक संवत के बारे में आपको बता दूं कि शक संवत जो है भारत का सबसे प्राचीन संवत है। शक संवत जो है भारत में 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था और इतिहास की माने तो कुषाण शासक कनिष्क ने इसे आरंभ किया था। और क्योंकि कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी संभाली थी तो तभी से इस वर्ष को शक संवत आरंभ की तिथि माना जाता है। तो दोस्तों, जो शक संवत की स्थापना हुई थी वो हुई थी 78 ईस्वी में और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब लागू किया? वो किया 22 मार्च 1957 को। तो इसका सही आंसर है डी, 22 मार्च 1957। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं, बी है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया, और डी है ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में गहरे रंग का चक्र बोध गया के अशोक स्तंभ के शीर्ष के चक्र की ठीक अनुकृति है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में गहरे रंग का चक्र बोध गया के अशोक स्तंभ के शीर्ष के चक्र की ठीक अनुकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5.5 घंटे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। यानी कि दोस्तों, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह के 10:51 हो रहे हों तो उसी वक्त ग्रीनविच मीन टाइम में 5:21 हो रहे होंगे, जो कि 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो कि 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, बुध सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और ऑप्शन डी है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, यूरेनस जिसे हम हिंदी में अरुण ग्रह भी कहते हैं, यह सूर्य से 7वां ग्रह है। और क्योंकि दोस्तों यूरेनस का जो अक्षीय झुकाव है वो 97.77 है, इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। बाकी दोस्तों, हमारे सौर मंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है, और साथ ही इसे भोर का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें मंगल ग्रह की तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव जो है वो है 97.77 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद ऑप्शन ए है किफायती कीमत वाला है, ऑप्शन बी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी नष्ट होने वाला नहीं है, और ऑप्शन डी अच्छी किस्म का है। यहाँ पर ऑप्शन डी में जो छोटी सी एक टाइपो एरर है, जो कि अच्छी किस्म की जगह किस्म होना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल ही रहा होगा कि इको यानी कि पर्यावरण से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर भी आपको आसानी से पता लग जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। और दोस्तों, बात करें इको मार्क चिन्ह की तो यह मिट्टी के घड़े के रूप में चित्रित किया गया है, और इस योजना का लक्ष्य नागरिकों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनका पर्यावरण पर प्रभाव कम घातक हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।